अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब प्यारे रीडर्स। आज हम रीड करेंगे सोता दिल का नावल की एपिसोड नंबर 5, जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ घंटे पहले, तकरीबन रात 9:30 का वक्त था जब अनायजा 9 इकराम खानजादा के रूम में आई थी। बेबी गर्ल, खैरियत? आज मेरे रूम का दीदार कैसे भूले भटके से कर लिया तुमने? तुम्हें तो सीधा अपने डोरों के रूम में जाना चाहिए था। वो जो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा खुद को बनाने संवारने में मसरूफ था, उसके सलाम करने पर तीखे तेवरों से देखते पूछा, जबकि वो उसके तंजिया लहजे को नज़रअंदाज किए इसको हनूस खामोश निगाहों से देख रही थी। ये खामोशी किसी बड़े तूफान के आने का पेश खैमा तो नहीं? वो उसकी खामोशी पर चोट कहते उसे बोलने के लिए उकसा रहा था। उसके ख्याल से वो उसकी पिछली हरकत का शायद उससे बदला लेने आई हो। भैया, मुझे पिज़्ज़ा खाना है। वो उसे संजीदा निगाहों से देखती धीमे लहजे में बोली। तो मेरी बेबी गर्ल का दिल पिज़्ज़ा खाने को कर रहा है और मैं भी तैयार हूँ। चलो मिलकर चलते हैं, इसी बहाने हमारी आउटिंग भी हो जाएगी। वो ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी अपनी चीज़ें, अपने वॉलेट और मोबाइल को उठाते मसरूफ से अंदाज में बोला, क्या हुआ? खैरियत? तुम इतनी बुझी बुझी सी क्यों हो? इसके मुताबिक वो इसकी बात को इतनी आसानी से मान तो गया था, लेकिन इसके बावजूद वो बजाय खुश होने के उसके खामोशी से सीने से लग गई, जिस पर उसे तशवीश लाहक हुई। क्योंकि वो ऐसी तो ना थी, लेकिन इकराम को क्या पता ये महज ड्रामे थे उसके उससे अपनी बात मनवाने के। क्योंकि अपनी बात को किस तरह दूसरों को इमोशनल ब्लैकमेल करके मनवाना है वो खूब अच्छे से जानती थी। लेकिन भैया, मुझे आपके साथ नहीं जाना। वो कुछ देर बाद कमरे में खामोशी को तोड़ते बोली। ओह, तो फिर मेरी बेबी गर्ल ने पिज़्ज़ा खाने किसके साथ जाना है? वो उसके ड्रामे समझ गया था, लेकिन फिर भी उसके बालों को सहलाते प्यार से पूछ रहा था। वो माँ, मुझे डोरो के साथ जाना है। वो शशोपंच में मुब्तला हो गई जब उसने कहा, मैं साथ चलता हूँ, जबकि वो तो उनसे अपनी बात मनवाने आई थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो उसके एक बार के कहने पर उसके साथ चल पड़ेगा, वगैरह वो हमेशा उसकी मिन्नतें और तरले करके उसको अपनी बेजा जिद्दी तबीयत के चलते मनाती थी। और अब कितनी आसानी से उसके एक बार ही कहने से मान गया, जिस पर वह हिचकिचा कर उसके सीने में सर छुपाती बता रही थी कि वो उसके नहीं बल्कि डोरों के साथ जाना चाहती है। फिर बेबी गर्ल, उससे जाकर कहो वो तुम्हें पिज़्ज़ा खिलाने बाहर लेकर चला जाए। मुझसे क्यों कह रही हो? वो मुंह बुसोड़ कर बोला। भैया, मुझे वो इस टाइम नहीं लेकर जाएगा। आप उसे कहेंगे तो ही वो मुझे लेकर जाएगा। उसने इकराम को असल वजह बताई। अगर वो उसे जिद करके भी मना लेती तो वो उसके पास थोड़ी ना आती। जानती थी उसके डैड को सख्त नापसंद लगता था उनका आधी रात को यूं बेफजूल सड़कों की खाक छानना। नॉट फेयर बेबी गर्ल, अब तुम्हें अपने भैयों की ज़रूरत नहीं रही। बेबी गर्ल को अपने भैयों के साथ नहीं जाना। बस बेबी गर्ल को अपने नए नवेले हबी के साथ अकेले बाहर जाने के लिए दिल मचल रहा है। वो शिकवा करते बोला, भैया प्लीज़ ना। जबकि वो अपने लब काटते अपनी बात पर जोर देते इल्तजाया बोली, तो फिर मेरी बेबी तो फिर मेरी बेबी गर्ल को अपने भैयों की हेल्प चाहिए। वो इसके लहजे में छुपी नेम रजामंदी जानकर उससे अलहदा होते सर असबात में हिलाते हुए बोली, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। वो मोबाइल को हाथों में पकड़े किसी का नंबर मिलाते हुए बोला, ओके भैया, यू आर द बेस्ट वन इन दिस वर्ल्ड। ओके भैया, यू आर द बेस्ट वन इन दिस होल यूनिवर्स, आई लव यू टू। वो खुशी से चहकती उसको एक बार फिर से हक करने के बाद खुशी से भागते वहां से चली गई। अनु, संभल कर जाओ यार, किसी दिन गिर गई ना तो लग पता जाएगा। वो उसके भागने पर चोट कर गई। फिक्रमंदी से बोला। उसके ख्याल में पता नहीं क्यों उसे हर काम में इतनी जल्दी होती थी, जिसको करने के लिए उसका किसी गाड़ी के हुए ब्रेक्स फेल की तरह भागना जरूरी होता था। वो आराम से भी तो चल सकती थी। कितनी दफा ऐसे भागते हुए वो गिरते गिरते बची थी, पर मजाल है वो ऐसे भागने से बाज आती हो, क्योंकि उसकी हरकतें बच्चों जैसी थी जिनको जितना भी रोक टोक कर ले वो नहीं सुधरने वाले।
तुम यहाँ इस वक्त? वो स्टडी रूम में टेबल पर झुके पढ़ने लिखने में मसरूफ था जब आरिस ने उसकी स्टडी रूम में झलक को देखते उसकी इस बेवक्त आमद पर तीखे लहजे में सवाल किया। मैं डरो, वो पजल हुई, वो समझ नहीं पाई उससे क्या कहे, लेकिन फिर अपनी असली टोन में आते उसने उसने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए। अपने रूम में वो बोलता के पीछे से आते इकराम को देकर उसके बाकी मांदा अल्फाज मुंह में ही रह गए। क्यों इस वक्त आपके रूम में हमारा एंटर होना मना है क्या? वह नायसा के इशारे पर अपने बाजू फैलाते इसको तीखे चटून चतून तेवरों से देखते बोला। नहीं भैया, ये आपका ही तो रूम है, आपका जब जी चाहे मर्जी आए। वो उसके संजीदा तेवरों को देखते गड़बड़ा कर बोला और इस चुड़ैल को एक घुरी से नवाजा जो उसकी बैंड बजाने के बाद अब मासूम सी शक्ल बनाए खड़ी थी। उससे मत घुरो, इधर मेरी बात सुनो। वो अपनी अकाबी नज़रों से उसके अनायजा को देखने पर चोट करते बोला। जी भैया, उसने फर्मा बरदारी से उसका हुक्म बजा कर कहा। तुम्हारी असाइनमेंट तैयार हो गई हैं क्या? उसने एक नज़र उसकी मेज़ पर पड़ी बॉक्स पर डालते हुए पूछा। जी भैया, हो गई हैं, मैं बस अभी दोहराई रवियन ही कर रहा था। वह उसके सवाल का जवाब देते बोला। ओके, आज संडे है तो तुम दोनों ज़रा बाहर घूम फिर आओ। अनु को साथ ले जाओ, इसे पिज़्ज़ा खिला लाओ। और वैसे भी अनु तैयार ही है, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। वह अनु की जानिब देखते जरेला मुस्कुराते बोला। थैंक्स भैया। जबकि अनायजा ने धीरे से हक करते जैसे अपने भाइयों की इस अनायत पर शुक्रिया अदा किया था। जबकि वो अपनी बात कहने के बाद एक नज़र इन दोनों को देखने के बाद वहां से चला गया। हाल अनायसा क्या हुआ यार? उसने उससे पूछा, लेकिन फिर आरिस से उसके रोने की वजह जानना चाहिए। आरिस यार क्या हुआ है इसे, ये रो क्यों रही है? उसे फ़ोन कॉल आई थी जिस पर वो अपने ऑर्डर की डिलीवरी के लिए ट्रक में लोडेड किए माल का एक नज़र जायज़ा लेने जा रहा था। लाउंज में अनायसा उसे अपनी तरफ रोती हुई दिखाई दी, जिस पर इकराम को देखते उसके सीने से लगते उसने ज़ोरों शोर से रोना शुरू कर दिया। जबकि इकराम उसकी इस तरह रोने से बुखला गया। वो क्यों रो रही थी? किस बात ने उसे इतनी तकलीफ दी जिस वजह से वो हिचकियाँ भरते रोए जा रही थी? उसकी हिचकियाँ भरते सरापे पर नज़र पड़ते उसका पारा पल में हाई हुआ। रो क्यों रही हो? मुझे बस इतना बताओ। मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। वो उसे बाजों से झंझोड़ते सर्द लहजे में बोला। वो भैया, अजरा भैया ने वो इसके चलाने पर सहम सी गई। इसके मुंह से अल्फाज ही ना अदा हो पाए। वो उसे क्या बताए? तुम बताओगी या फिर मैं तुम्हारी जान ले लूँ? क्या किया अजहर ने? हाँ, तुम ऐसे नहीं बताओगी, चलो मेरे साथ। वो जब खामोश रही और कुछ भी ना बोली तो वो उसे बाजों से पकड़ते अपने साथ घसीटते हुए लॉन्च के वस्त में लेकर आया। डैड, अयूब चाचू, अजहर बाहर आए सब। वो इतनी तेज़ आवाज़ में धड़ा कि सब उसकी एक ही धाड़ पर बाहर आ गए। क्या हुआ इकराम? ये क्या तरीका है बुलाने का? लगता है तमीज़ तहजीब के सब दायरे भूल गई हो तुम। वो जो अपने जबड़े भेजे लबों को सख्ती से एक दूसरे में व्यवस्था की अपने अंदर के उठ रहे गम और गुस्से के अबाल को कंट्रोल करने की कोशिशों में था। जब अपने जब अपने बाप की बात को सुनते गुस्से से चिल्लाया। डैड, फॉर गॉड सिक, अभी मुझे ये अदब तमीज़ का कायदा मत पढ़ाएं। वो अपनी पेशानी पर अपनी उंगलियों को ट्रेस करते चिढ़कर बोला। रात के 12 बज रहे हैं, तुमने जो भी बात करना थी तुम सुबह भी कर सकते थे, अभी इतना हंगामा बर्पा करने की क्या ज़रूरत थी? वो उसके जारहाना अंदाज पर खफा होकर बोले। सुबह गई भाड़ में, बात तो अभी हो गई। चाचू जरा बुलाए अपने लाडले सपूत को। वो चिल्लाकर बोला। बैठो इधर। अयूब, तुम जाओ अजहर को बुलाकर लाओ। वो उसे पास पड़े सोफे पर इशारा करते बैठने का कह रहे थे, जिस पर वो खुद भी बैठ गई। इकराम, मैंने कुछ कहा है? उसके हनूज खड़े रहने पर उन्होंने इसे किन अखियों से देखा जिस पर वो ना चाहते हुए भी सोफे की पुश्त से टेक लगाए बैठ गया। अजहर खानज़ादा, आइए, आपका ही इंतज़ार हो रहा था कब से। वो उसके ज़ख्मी फटे हुए होंठ पर तंजिया अंदाज में कहते ज़ेरे लब मुस्कराया। उसके चेहरे की टूटी फूटी हालत देखते ही उसके कलेजे में ठंडक पड़ गई थी कि उसकी शेरनी ने मुकाबिल को पंजा मारना सीख लिया था। इस ख्याल ने उसका सेरो खून बढ़ा दिया था। अनाइज़ा, बताओ पिज़्ज़ा पॉइंट पर क्या हुआ?
वो एक नज़र अनायसा की तरफ देखते बोला, जो उसके साथ ज़रा फासले पर बैठी थी। उसके पूछने पर उसने पिज़्ज़ा पॉइंट पर हुआ तमाम वाक़या, जिसमें इसने कुछ बातों को अपने भइयों के गुस्से के डर से हज़फ करके सबको सुना दिया। अज़हर खानज़ादा, जब अय्यूब चचा के तवस्सुत सबको अनायसा और आरिस के निकाह की इत्तला मिल चुकी थी, तो फिर मैं पूछ सकता हूँ तुमने किससे पूछकर मेरी बहन पर हाथ उठाने की कोशिश की, और यहाँ तक कि तुमने मेरे शेर पर भी हाथ उठाया। वो उसके आने पर उसका सरता पैर खूनख्वार नज़रों से देखते सर्द लहजे में पूछ रहा था। मुझे नहीं मालूम था, और वैसे भी ताया अबू आप ही बताएं, हमारे ख़ानदान की लड़कियां यूँ आधी रात गए होटलिंग करते हुए अच्छी लगती हैं क्या? उसने अरीब खानज़ादा की तरफ देखते सवाल किया। वो जानता था इन्हें अनायसा का रात गए तक बाहर घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता, जिसके चलते वो उनसे हमदर्दी समेटने की खातिर पूछ रहा था। अनायसा बच्चे, जब हमने आपको मना कर रखा था आधी रात को बाहर जाने से, इसके बावजूद आप इतनी रात गए क्यों बाहर गई? और आरिस, हमने आपको पर्सनली अलग से मना किया हुआ था कि आप अनायसा को लेकर कहीं बाहर नहीं जाएंगे, इसके बावजूद आप इसे बाहर लेकर गए। वह अनायसा से सवाल करने के बाद अब आरिस से भी सवाल गो थे इनके ख्याल में। जब उन्होंने मना कर दिया था तो इन्हें क्या तुकबंदी थी बाहर जाने की? तायाबू वो भैया, वो अभी कुछ कहने ही वाला था जब इकराम ने सर्द आवाज में उसे कुछ भी कहने सुनने से टोक दिया। इनाफ, कौन किससे पूछ कर गया या नहीं पूछ कर गया, आई डोंट केयर। बात सिर्फ इतनी है कि अजहर खानज़ादा मेरी बहन और आरिस से माफ़ी मांगेगा, एंड दैट्स माई फाइनल डिसीजन। वो एक तीखी नज़र इस पर डालते बोला। मैं क्यों माफ़ी मांगूंगा जब गलती तुम्हारी बहन की खुद अपनी है? तुम चिल्लाकर अपनी बहन की गलत हरकतों को छुपा नहीं सकते। पूछो इससे, ये निकाह से पहले आरिस के रूम में आधी आधी रात तक क्या करती रहती थी? क्यों ये हर वक्त इसके रूम में ही मिलती थी? कहीं ये तो नहीं अपनी बहन का गुनाह छुपाने की खातिर तुमने मुझे रिजेक्ट करके आरिस से उसका निकाह पढ़वा दिया, ताकि अंदर की बात अंदर ही दब जाए और किसी को भनक भी ना लगे? वरना मुझ में क्या कमी थी जो तुम मुझ पर इस ऑर्फन किंग को? कमीने, तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी कमी तुम्हारे इस भुस भरे दिमाग में अक्ल और शऊर की कमी का होना है। तुम्हारी सोच का जितना पैमाना वसी था, तुमने उसके मुताबिक उतना ही सोचा, और वही जहर अपनी गंदी जबान से उगल भी दिया। तुमने जो मेरी बहन के खिलाफ जहर उगला है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जान ले लूंगा तुम्हारी आज। वो इस पर चिल की तरह झिपटा था और इसे सोफे पर पटकते उसके मुंह पर मुक्के बरसा दिए थे, जबकि उस दौरान उसने भी कोई लिहाज नहीं किया था। उसने भी इकराम की वार की जवाबी कार्रवाई का भरपूर मुजाहरा करते उसे बेधड़ पे मुक्के मारे थे, लेकिन इससे पहले कि वो उस पर हावी होता, इकराम ने उसकी गर्दन की मखसूस नस को हल्का सा दबाते उसे तड़पने पर मजबूर कर दिया, और उसे अपने काबू में करते उसने अपने कोट में छुपी अपनी गन निकालकर उस पर तान दी थी, और अपने गुस्से के चलते जब ट्रिगर दबाने लगा तो उसे अपने बाप की आवाज़ सुनाई दी। इकराम नहीं, मर जाएगा ये। अपने चाचा के लिए छोड़ दो इसे, तुम्हारा फैसला दुरुस्त था। ये आज मैं जान गया हूँ, उसे छोड़ दो मेरे बेटे। उसके बिखरे चेहरे को देखकर डर गए। वही रुक जाए, मेरे रास्ते में ना आए कोई, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। वो जो उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे थे, जब उसकी धमकी देने पर वही रुक गए। इकराम यार, मेरे बेटे को छोड़ दे, मानता हूँ इसकी गलती है, इसने मेरी गुड़िया के खिलाफ गलत बकवास की, पर तुम अपने चचा के लिए, मेरे लिए उसे। उसके चचा ने इल्तजा की। भैयू छोड़ दे इन्हें, अनायसा रोते हुए बोली। उसे लग रहा था आज उसके भैयू अजहर को नहीं छोड़ेंगे। वो खौफ से लर्ज गई। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। सॉरी डैड, ये कहते साथ ही उसने अपनी लोडेड गन का ट्रिगर दबाते उस पर फायर कर दिया। उसके फायर करने पर पूरे लाउंज में दिल दहला देने वाली चीखें गूंजी, जबकि अनायसा ने आंखें बंद करते अपने कानों पर हाथ रख लिया था। लाउंज में एक नफूस ऐसा था जो मुतमईन होकर खड़ा इस सारी कार्रवाई को देख रहा था, जैसे उसका इस खून खराबे से कोई लेना देना ना हो। चाहता तो तुम्हारे सीने में अपनी गन की सारी गोलियां उतार देता, लेकिन तुम्हारी जान बख्शी कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे तुम पर रहम आ गया है, बल्कि चचा के बेटे होने के नाते अपनी बहन का सर सदका समझकर छोड़ रहा हूँ। अब ये जो तेरे पास गिनी चुनी जिंदगी बाकी है ना,
तो समझे मेरी बहन की मरहूने मिन्नत है। उसने गन उसके गन के पास सोफे पर रखकर चलाई थी, जिससे उसकी बचत हो गई, जबकि बाकी सब ने सुख का सांस लिया था, वरना इन्हें आज लगा वो उसे खो देंगे। जबकि वो अपनी बात जारी रखते हुए बोला, वरना जिस तरह से तुमने मेरी बहन की किरदार कुशी की और उसके किरदार पर उंगली उठाई है, मेरा दिल कर रहा है तेरी गद्दी से जबान खींच लो और सारी की सारी गोलियां तेरे सीने में प्रवस्त कर दूं। वो उसके सीने पर अपनी गन का दबाव बढ़ाते दहाड़ रहा था। वो मेरी बहन ही नहीं, मेरा मान, मेरा फख्र, मेरा गरूर है, मेरी जान है। मैं तेरे जैसा भाई नहीं हूँ जो अपनी बहन के साथ जाहिलों जैसा सलूक रवा रखे। अगर कोई इसे मेरा दूसरा भाई कहे तो बचा ना होगा। आइंदा धमकी से काम नहीं लूंगा, बल्कि सीधा तेरे दिल पर वार करूंगा। वो इसके सीने पर अपनी गन का दबाव बढ़ाते दहाड़ रहा था। मेरी जान, मेरी बेबी गर्ल, ना यार, ऐसे चूहों की बातों पर आंसू नहीं बहाया करते। वो दुनिया भर की नरमी अपने लहजे में समोए बोला, आई लव यू भैया। वो उसके सीने में छुपती भराई हुई आवाज़ में बोली, आई लव यू टू माई बेबी गर्ल। वो जैसे डर से कांप रही थी, उसे महसूस हुआ, जिस पर उसने उसे अपने बाजुओं में सख्ती से जकड़ते उसे अपने मजबूत हसार में ले लिया। आरिस, इसे लेकर जाओ कमरे में। वो उसे अपने हसार से आज़ाद करते आरिस की तरफ देखते बोला, जिस पर वो आरिस के साथ खामोशी से चल दी। क्या ज़रूरत थी इस तरह गुड़िया पर हाथ उठाने की और इसके खिलाफ बेहोदा बकवास करने की? हाँ, भाई साहब के सामने मुझे ख्वामखा में शर्मिंदा कर दिया। वो उसके रूम में मुसलसल इधर उधर चक्कर काटते परेशानी से अपनी पेशानी को मसलते इस पर बरस रहे थे। आप कब से मेरे ही बेटे को डांटे जा रहे हैं? इस चटांग भरे की लड़की ने मेरे बेटे पर हाथ उठाया और फिर रही सही कसर उसके हट धर्म और मुंहफट भाई ने पूरी कर दी। क्या हम इधर इनसे मार खाने आए हैं? इससे अच्छा था हम कनाडा ही में रह जाते। वो अपने बेटे के जख्मों पर मरहम पट्टी करती अपने हाथों के साथ साथ अपनी जबान को भी तेज रफ्तारी से चलाई जा रही थी। तो आपके बेटे के करतूत ही ऐसे थे कि इसको पीटा जाए। वो तो शुक्र मनाए आपके इकराम ने हमारा लिहाज करके इसे छोड़ दिया, वरना जो इसने मुंह से बकवास निकाली, दिल तो मेरा भी कर रहा है इसकी जुबान गद्दी से खींच लो। वह हसना बेगम की बात पर चिल्लाकर बोले, ये इतना बड़ा एम्पायर, ये शानो शौकत और रुतबा ऐसे बैठे बिठाए नहीं हमें मिल गया। जान तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाकर इंसान को ये ठाट बाट देखना नसीब होता है। इस शानो शौकत की वजह हमारे दरमियान जो बरसों का इत्तेफाक है, ये सभी इस जान तोड़ मेहनत की बदौलत है। तुम क्यों नहीं उससे बना कर रखते हो? हर बार तुम्हारा इकराम से लड़ाई झगड़ा करना लाजमी होता है क्या? इससे बनाकर नहीं रख सकते तुम? वो पास पड़े सोफे पर बैठते उसे शोला बाहर आंखों से देखते उस पर मुसलसल बरस रहे थे। पर डैड, पहले वो शुरू करता है। वो अभी भी अपनी जिद पर कायम था, अपनी गलती मानने से कासिर, जिसके चलते वो जिद्दी लहजे में कहते हाथ में पकड़े रुई के कॉटन को वहीं फेंकते रूम से बाहर चला गया, जबकि वो पीछे से सर्द आह भरकर रह गए। उन्होंने तंजिया नज़रों से हसना की जानिब देखा, जैसे कह रहे हों, अपने लाडले का वक्त रहते संभाल लें, ये ना हो कि आगे चलकर इन्हें किसी बड़े खसारे का सामना करना पड़ जाए। डोरो, वो मैं, अनु, वो मैं। वो इसे कमरे में लेकर आया तो वो उंगलियों की परों से अपनी आंखों का पानी एक अदा से साफ कर दी। एक झटके से बेड की साइड पर टांग चढ़ाकर बैठी थी और इससे पहले कि वो उसे मुखातिब करती, वो दोनों एक इस वक्त एक साथ बैक वक्त बोले थे, जिस पर अनायजा ने चौंक कर इसकी तरफ देखा था। मिस्टर आरिस खानज़ादा, आपको एक बात बताऊं? वो अपनी जगह से उठकर उसके पास आई और उसके गले में अपने बाजों का हार बनाते उसकी आंखों में अपनी हेज़ल ब्राउन आंखें गाड़ते हुए बोली, नफ्सियात कहती है जब इंसान बहुत वक्त से किसी के साथ रह रहा होता है तो दोनों का दिमागी ताल्लुक इतना मजबूत हो जाता है कि वो दोनों कभी कभी एक ही वक्त में एक ही बात कर देते हैं। तो क्या मैं समझूं कि हमारा दिमागी ताल्लुक एक दूसरे के साथ बहुत गहरा हो चुका है? और वैसे भी तुम तो बायो के स्टूडेंट हो ना, तो तुम्हें इस बारे में बेहतर पता होगा। मैं ठीक कह रही हूँ ना डोरो? हम और हमारी सोचों के धागे एक दूसरे के साथ क्या वाकई में इतनी मजबूती से जुड़े हुए हैं? वो उसकी थोड़ी पर प्यार करते हुए बोली और उसके जानिब
वालाहाना मोहब्बत भरी निगाहों से देखने लगी। ऐसा कुछ नहीं होता, सब फेक है। वो अपनी गर्दन में हायल उसके बाजों के कमजोर हिसार से खुद को आजाद करवाते बोला, जिस पर उसने उसे खश्मगी निगाहों से उसे घूरा। घूरो मत, मुझे जानता हूँ। इतना बड़ा मेस क्रिएट नीचे तुमने जानबूझ कर किया, ताकि पिज्जा पॉइंट पर जो असर भाई ने किया उसका तुम उनसे बदला ले सको। लेकिन तुमने जब उनसे अपना बदला ले ही लिया था तो फिर तुम्हें क्या जरूरत थी इकराम भैया को सब बातें बताने की। तुम ये भी जानती हो कि इकराम भैया गुस्से के कितने तेज हैं। इसके बावजूद तुमने आज, अगर अजहर भैया की जान चली जाती तो जानती हो क्या होता? वो उसके घूरने पर चोट करते बोला। हालांकि उसने तब उसे खुद बोला था कि वो किराम भैया को ये बात खुद बताए, और अब कैसे उस पर बरस रहा था, वो उसे डांट रहा था, जिस पर उसने मुंह बनाया। तो क्या होता? कुछ भी तो नहीं होता। ही डिजर्व दिस, प्लीज डोरो स्टॉप दिस एंड डोंट टॉक अबाउट हिम, नहीं तो मैंने रो देना है। वो इसके सीने से लगते रूहान से लहजे में बोली। हाँ, आंसू ही तो बहाओगी तुम्हारे पास, आंसुओं का स्टॉक जो मौजूद है। उसके रोने पर चोट करते बोला, मेरी आंखें, मेरे आंसू, तुम्हें क्या? जितने चाहे मर्जी बहाओ। वो उसके सीने पर हल्का सा काटते उसको उसकी कही बात की सजा देते बोली, जिस पर वह दर्द की शिद्दत से बेख्तियार कर रहा। अन्नू पीछे हटो, इतने में दरवाज़ा किसी ने नॉक किया। लगता है भैया आ गए हैं। उसने उसके पीछे हटाना चाहा, जबकि वो पीछे हटने की बजाय उसमें और सिमट गई। तुम समझ क्यों नहीं रही? भैया क्या सोचेंगे? वो झुंझला कर बोला। पहले प्यार से कहो, मेरी जान, पीछे हट जाओ। फिर पीछे हटूंगी वरगिरना नहीं। और तुम जानते हो भैया ने 2 बार और 9 करना है। उसके बाद इन्हें मैं कहूँगी भैया आ जाएं। वो अपना सर उसके सीने पर से उठाती उसकी तरफ देखते हुए बोली। अनु, वह बेचारा बेबसी से बोला। और मुझ पर यूं बेफजूल गुस्सा क्या करो। अब तो जल्दी करो कि मैं भैया से कहूँ कि वो आ जाएं। वो आंख मार कर बोली। इसने बेबसी से एक नज़र उसके बाजों के कमज़ोर से हसार को देखा, जहाँ वो उसे अपने तय मुकम्मल अपनी कैद में किए खड़ी थी। इसे खुद से दूर करना मतलब उसे धत्कारना, जो वो चाह कर भी नहीं कर सकता था। उसने गहरा सांस लिया, लब भेजे उसकी जानिब देखा। सोचना भी मत, मेरी कैद से खुद को आज़ाद करवा पाओगे। पलास की जितनी मजबूत पकड़ है मेरी, इतनी आसानी से तुम मुझसे खुद को छुड़वा नहीं सकते। वो इस पर अपनी पकड़ मजीद मजबूत करती अतराते हुए बोली, जिस पर उसने उसे आईब्रो अचका कर देखा, जैसे कि कह रहा हो क्या वाकई में? वो जेर लब मुस्कुराया और फिर बोला, मेरी जान, आप ज़रा साइड पर हो जाए। वह नर्म लहजे में बोला, ओह नहीं डोरो, मज़ा नहीं आया। थोड़े और प्यार से कहो। इतने रूखे सूखे से कौन अपनी बीवी को जान बोलता है? इसमें प्यार तो मुझे दिख ही नहीं रहा। उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, मेरी जान ज़रा साइड पर हो जाए। वो अपने लहजे में दुनिया भर की मोहब्बत चाशनी समाये बोला, जिस पर वो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर फौरन से बेहतर इससे दूर हुई और इकराम को देखते उसकी तरफ बढ़ गई। तुम्हें मेरी ज़रा परवाह नहीं कैसे तुम्हारे बिना रह रहा हूँ, और ना ही तुम शादी के लिए हाँ कर रही हो। वो उसकी पुश्त को अपने कुशादा सीने से लगाते शिकवा करते बोला, जबकि इसको अपने इतने करीब महसूस करके बेख्तियार अपनी आंखों को बंद करते उसकी महसूर की खुशबू को चंद पल उसने उसको महसूस किया, और फिर उससे पहले कि उसके लब गुस्ताखी करते उसके गालों पर अपना लम्स बिखेरते, उसके हिसार को तोड़ते, वो पल भर में उससे दूर हुई थी। वॉट? उसने अपने खाली बाहों को, जिसमें वो सितमगर थोड़ी देर पहले कैद थी, को देखते उसे तीखे तेवरों से घूर कर देखा, जैसे उसकी ये हरकत उसे पसंद ना आई हो। अब दूर खड़ी शोलाबार निगाहों से उसे घूर रही थी। लंबे स्याह बाल, पुश्त बिखरे हुए और खूबसूरत चेहरे पर हल्का सा मेकअप का टच दिए, होठों को गुलाबी रंग से रंगे सफ़ेद धोतिया रंगत, सियाह कांच सी आंखें और ब्लैक कलर में नाइटी पहने जो उसके पैरों तक को छू रही थी। वो उसके सामने अपनी तमाम तर खूबसूरत रोनाइयों के साथ मौजूद थी। अंधेरी रात थी और ऊपर से सबसे बड़ी बात, तन्हाई का एहसास गालिब था। वो कुछ भी कर सकता था इस हद के पार, जहाँ वो अक्सर अपना सुकून तलाशता फिरता। कहाँ गुम हो मिस्टर इकराम खानज़ादा?
उसने उसके सामने अपनी मखरूती सफ़ेद उंगलियों की पुरों से चुटकी बजाते पूछा, माय सनशाइन, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो या फिर आज मुझे ही लग रही हो? वो खोए खोए से लहजे में बोला। उसकी आवाज़ बोझल हो रही थी, जिस पर उसका दिल उसकी मदहोश किन गुर्बत को पाने के लिए बेख्तियार मचल उठा। इधर पास आओ, मुझसे इतना दूर रहकर यूं ना तड़पाओ। वो इशारे से उसे अपने पास आने का कह रहा था, जिस पर वह उसके पास आने के बजाय उल्टा मजीद तो कदम उससे दूर हो गई। तुम ये ठीक नहीं कर रही, सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आया हूँ और डैमिट तुम हो के। वह बात को अधूरे छोड़ते अपने चपड़े भेजे अखड़ लहजे में बोला। चंद पल वाली नरमी उसके चेहरे से हवा हुई। तो क्यों आए हो? अब भी ना आते? जाओ जाकर अपना दिल उन तितलियों के साथ बहलाओ। शायना इफ्तिखार को अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही। वो भी उसकी आंखों में आंखें जमाए उसकी गुज़िश्ता सरगर्मियों पर उसकी रोशनी डालते सर्द कांटदार लहजे में बोली, और रुख फेर कर विंडो स्क्रीन के पास खड़ी हो गई और उसके पार रात की इस पुरकैफ खामोशी को सुनने लगी। माय सनशाइन आज तो पूरी की पूरी एंग्री बर्ड बनी हुई है। अपने प्ले बॉय बकौल इसके इकराम को मुआफ नहीं करोगी? वो ज़ेरे लब मुस्कुराते बोला। उसने एक बार फिर उसे अपने हसार में कैद कर लिया, लेकिन अब की बार उसके मज़ाहमत करने पर भी उसने उसे अपनी मजबूत गिरफ्त से आज़ाद नहीं किया। जबकि वो अब अपनी मज़ाहमत को तर्क करते हनूज खामोशी से विंडो स्क्रीन के पार देखने लगी। बेबी, अपनी इस सो कोल्ड नाराज़गी को इस विंडो स्क्रीन के पार फेंक दो। ये बताओ, मैं हमारी शादी के बारे में कब अनाउंसमेंट करूं? अब मज़ीद दूर नहीं रह सकता मैं तुमसे। वो अपनी अकड़ दिखाने के साथ साथ वो उसके कंधे का अपने जानलेवा लबों से बोसा लेते बोला, जब तुम रेड लाइट एरिया जाना छोड़ दोगे तब। वो इसके हसार से एक बार फिर खुद को आज़ाद करवाते जिताती नज़रों से तंजिया देखते बोली, तुम पास होगी तो नहीं जाऊंगा, आई स्वेयर। वो उसे कमर से खींचकर अपने करीब करते बोला और उसके गालों पर बारी बारी प्यार किया। हम्म, तुम्हारा क्या भरोसा, आज मेरे साथ तो कल किसी और के साथ। वो मुंह बनाते नाक सकेट कर बोली, भरोसा करो जान, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। उसके नाक पर अपने लब रखते बोला, तो फिर बेबी इन बदनाम गलियों में जाना छोड़ दो ना। उसके बाद पक्का मैं शादी के लिए हाँ कर दूंगी। उसके खूबसूरत वजीहा चेहरे को अपने हाथों में प्यार से थामे आंसू उम्मीद से देखती प्यारा मोहब्बत मान भरे अंदाज में उसे वहाँ की बदनाम गलियों में जाने से मना कर रही थी। उन गलियों में जिनमें लोग दिन के उजाले में भी जाना खुद के लिए मायूब समझते थे, जबकि वो तो अपनी अक्सर रातें उधर ही गुजार कर रंगीन करता था। यार सच्ची बताओ, मेरा खुद का भी नहीं दिल करता वहाँ जाने को। मेरा दिल तो बस हम वक्त तुम्हारी गुर्बत का तलबगार रहता है, लेकिन मुझे खुद नहीं पता मैं वहाँ क्यों जाता हूँ। मैं खुद बहुत बेचैन हूँ, मुझे सुकून चाहिए यार। प्लीज़ शादी के लिए हाँ कर दो ना। मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ। अगर तुमने आज मुझे इनकार कर दिया तो फिर कभी पलटकर तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। वह नरमी से बात करते हुए आखिर में अपने असली सर्द लहजे में उसकी सियाह रंग आंखों में अपनी बेरहम नजरें गाड़ते बोला, मैं तुमसे शादी के लिए हाँ कर भी दूँ, लेकिन ये जो तुम्हारी हरकतें हैं इनका क्या? वो मेज़ पर पड़े लिफाफे में से उसकी और इसकी गर्लफ्रेंड्स की तस्वीर जो कि मुख्तलिफ मौके पर खींची गई थी उसकी तरफ उछालते जहरखुंद लहजे में बोली, बेबी इट्स जस्ट अ टाइम पास, और इसके अलावा और कुछ नहीं। वो इन तस्वीर पर नज़र डाले ज़ेरे लब मुस्कुराते बोला, ओह रियली? कल को मुझे भी यूज़ करके तुम बाद में यही कहोगे, बेबी मैं तो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था, और आज जो मुझसे कह रहे हो कल किसी और से जाकर कहोगे। वो इस वक्त उससे सख्त बदगुमां हो रही थी। छोड़ो मुझे, मैंने तुमसे शादी ही नहीं करनी। मुझे पता चल चुका है तुम मेरे साथ कभी सिंसियर हो ही नहीं सकते। वो उसके हसार से खुद को आज़ाद करवाते बोली,
माय सनशाइन, इम्पॉसिबल। अब तो तुम्हें इकराम खानज़ादा की पनाहों से रिहाई कल सुबह के बाद ही मिलेगी। वो उसे अपनी गोद में उठाते बेड की जानिब चल पड़ा, जबकि उसने गुस्से से उसके सीने पर मुक्के बरसा दिए। इकराम, न नो,